जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी ईडी और ईसी दोनों से लड़ने के चक्कर में, भिड़ने के चक्कर में ऐसा फंसी हैं कि उनके ऊपर, उनकी सरकार पर तलवारें लटक गई हैं। उनके वकील बीमार पड़ रहे हैं, उनके अधिकारी सस्पेंड हो रहे हैं और ऊपर से अल्टीमेटम मिला हुआ है, डेडलाइन मिली हुई है, वो अलग है। साथ ही साथ ईडी बंगाल में कोयला तस्करी पर बार बार अलग अलग जगह छापे मार रही है, जिसमें करोड़ों रुपए निकल कर आ रहे हैं और यहाँ तक कि बंगाल और दुबई से, बांग्लादेश और दुबई से कनेक्शन भी सामने आया है। इन सब चीजों पर बात करेंगे, ईडी की छापेमारी पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ममता बनर्जी की परेशानी, दुविधा और इनका संकट समझ लेते हैं कि कैसे ईसी और ईडी दोनों से निपटना ममता के लिए मुश्किल हो गया है। 18 तारीख आने वाली है, 18 फरवरी, आईपैक को लेकर सुनवाई है। पिछली बार कपिल सिब्बल बीमार हो गए थे, जो पिछली सुनवाई थी 11-12 तारीख को सुनवाई थी और उस दिन इनके सीनियर काउंसिल कपिल सिब्बल बीमार पड़ गए। 18 तारीख का समय मिल गया, एक आध हफ्ता और मिल गया। ममता बनर्जी जो आईपैक के दफ्तर में घुसी, प्रतीक जैन के दफ्तर में घुसी, अब उसके बाद इन लोगों के लिए जवाब देना, सामना करना मुश्किल हो रहा है। जवाब भी दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दे रहे हैं उसमें विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। कोई कहता है कि ईडी के ऑफिसर ने हमें कुछ नहीं कहा, ममता बनर्जी कहती है, उनकी पुलिस कहती है कि ममता बनर्जी को कुछ नहीं कहा, उन्होंने जो कहा ममता ने वो ईडी के अधिकारियों ने मान लिया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी बाहर आकर हंगामा करती है और ममता बनर्जी भी विरोधाभासी बयान देती है। तो इनके बयानों पर ईडी का जवाब होना था। अब इससे पहले ही कपिल सिब्बल बीमार पड़ गए, मामला चलता चले, खिंचता चले, ताकि किसी तरह इलेक्शन निकल जाए, कि कुछ ऐसा कुछ ठोस ना निकल आए कोर्ट से कि इससे पहले इलेक्शन निकल आए। तारीखें बढ़वा ली जाती हैं, लेकिन अब 18 तारीख है और मामला ऐसा छोटा नहीं है कि आप बार बार उसको टाल देंगे और कपिल सिब्बल को अब आना ही पड़ेगा। और इनकी पार्टी अब तैयारी ये कर रही है कि ईडी क्या बोलेगी, अब हमें क्या रखना है और इसको खींच कैसे सकते हैं। देखिए, ये तो मालूम है कि ईडी की छापेमारी में आपने दखल दिया। आप कभी कहती हैं कि मुख्यमंत्री आए, कभी कहते हो कि हम पार्टी के प्रमुख के तौर पर आए। पार्टी के प्रमुख के तौर पर आए तो डीजीपी आपके साथ क्या कर रहे थे, कमिश्नर आपके साथ क्या कर रहे थे, वो किस कैपेसिटी से आए। तो ये सवाल सारे इनके सामने मुंह बाए खड़े हुए हैं और इनको राहत मिलने की यहाँ संभावना लग नहीं रही है। और जैसे कपिल सिब्बल 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए इन्होंने समय बढ़वाया, उससे तो ये वैसे ही बैकफुट पर लग रहे हैं। और अब 18 तारीख की सुनवाई है, तो देखिए ममता बनर्जी को वहां कोर्ट में क्या क्या इनको जवाब देने पड़ते हैं और किस तरह से इनके जवाबों पर अब इनकी तह खुलती है और ईडी उन पर किस तरह सवाल उठाता है। वहीं ईसी की बात करेंगे तो ईसी इस वक्त बड़े ही आक्रामक अंदाज में है और जब से सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि एसआईआर रुकेगी नहीं और एसआईआर को कराना राज्य की जिम्मेदारी है, इसमें कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तब से ईसी और ज्यादा आक्रामक हो गया है और साथ ही बहुत सख्त हो गया है। ममता बनर्जी के अधिकारियों पर नकेल कसना हो, ममता बनर्जी कि ये जो पूरा नेक्सस बनाया हुआ है उसके खिलाफ करना हो, उस पर ईसी अब तेजी से काम कर रहा है। और एक डेडलाइन ममता बनर्जी को और परेशान कर रही है, जो कि ईसी ने दी है, वो है 17 फरवरी की डेडलाइन, जो आज ही की तारीख है। ममता बनर्जी को ईसी ने कहा है, चुनाव आयोग ने कहा है कि 4 अधिकारी जो सस्पेंड हुए थे उन पर 17 फरवरी तक एफआईआर हो जानी चाहिए। ये ईसी का आदेश है, अगर एफआईआर नहीं करेंगे तो उसका पर्याप्त कारण दें, क्योंकि ईसी ने इन 4 अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की थी। ये 127 नाम फर्जी तौर पर चढ़ा रहे थे, इन्हें सस्पेंड कराया गया था, वो भी बड़ी मुश्किल से किया था ममता बनर्जी ने, और अब उनके ऊपर एफआईआर की मांग की है इसी ने कि मामला अगस्त से चल रहा है और आपने अभी तक एफआईआर नहीं किया, तो अब आपके लिए एक समय सीमा तय होगी और आप इस पर एफआईआर करें। ममता बनर्जी एफआईआर करती हैं तो वो जो इंटरव्यू दे रही है उसमें बड़ी बड़ी बातें बोल रही हैं कि मैं सड़क से संसद तक लड़ूंगी, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगी, ये कोई तानाशाही नहीं चल रही है, बंगाली अस्मिता, लोगों की रक्षा करूंगी, वही तरह तरह की बातें एसआईआर को लेकर। बंगाली अस्मिता इन्हें तब नजर नहीं आती है जब घुसपैठिए आकर रहने लगते हैं और यहाँ पर मूर्ति बनाने वाले के व्यक्ति को मुर्शिदाबाद में चाकू मार के मार दिया जाता है, उसका घर चला दिया जाता है। तब बंगाली अस्मिता इन्हें नजर नहीं आती। जब दुर्गा पंडालों पर हमले किए जाते हैं
तब बंगाली अस्मिता ममता बनर्जी को नजर नहीं आती, तब जब पंडालों के अंदर मक्का मदीना के गाने गाए जाते हैं तब बंगाली अस्मिता खराब नहीं होती है। एसआईआर में घुसपैठिए भगाए जा रहे हैं तो बंगाली अस्मिता इनकी खराब हो रही है। तो ये सब जो इंटरव्यू दे रही हैं, ये इतने दिनों से एकदम गुस्से में घूम रही हैं हर जगह और सीधे लड़ने भिड़ने के मूड में है, तो इन्हें पीछे हटना पड़ेगा, एफआईआर करनी पड़ेगी। तो यानी कि इसी के सामने आपको झुकना पड़ेगा। और ये बात जब एक बार ये झुकी तो फिर ये बात तो बाहर भी आएगी कि जो ममता बनर्जी कह रही है कि मैं इसी को ये नहीं करने दूंगी, वो नहीं करने दूंगी, आखिरकार तुम्हें झुकना पड़ा। और इनके अधिकारियों को भी इन्होंने एक आश्वासन देके रखा है कि मैं तुम्हें बचाऊंगी, आखिर में हमें ही साथ काम करना है, ऐसे बोला था इन्होंने अपने अधिकारियों को। यानी कि अभी तो चुनाव आयोग तो समझिए कि बीच में है, कुछ समय के लिए है, बाद में तो आपको मेरे ही पास आना है। तो मैं एक तरह से संरक्षण दिए बैठी हैं और इसीलिए जब ये एफआईआर करने पे मजबूर होना पड़ेगा तो अधिकारियों को जो अभी थोड़ा सा इनको अभी डर महसूस कराया है चुनाव आयोग ने, वो डर उनमें कायम होगा कि ममता बनर्जी को आखिरकार झुकना ही पड़ता है, वो नहीं बचा सकती हैं। इसीलिए 7 अधिकारी भी सस्पेंड किए हैं जो कि गलत काम यानी कि चुनावी लिस्ट में एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ी करते पाए गए थे। और सब वही मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, मेदिनीपुर, यही सब इलाकों के हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी है, घुसपैठिए आकर बसते हैं। तो ये पूरा खेल चल रहा है। लेकिन अब ममता बनर्जी परेशान है। एक 18 तारीख उन्हें परेशान कर रही है, एक 17 तारीख उन्हें परेशान कर रही है। 17 फरवरी इसी की डेडलाइन है, 18 फरवरी अब कोर्ट में ईडी का सामना करना है। तो अब बैठकें भी चल रही है कि हमें क्या करना चाहिए। अधिकारियों से भी बात हो रही है, वकीलों से भी बात हो रही है कि क्या ऑप्शन है, अगर एफआईआर नहीं करते हैं तो क्या ईसी कर सकता है, क्या चुनाव आयोग फिर ये मामला कोर्ट में ले जाएगा या चुनाव आयोग खुद एफआईआर करेगा, क्या केंद्र का दखल हो सकता है। ये सब पर ममता बनर्जी बात कर रही हैं और राय ले रही है, लेकिन वो फंसी हुई है दोनों के बीच में। दूसरी तरफ ईडी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। बंगाल में कारोबारियों को भी पकड़ा गया है। एक व्यापारी है चिन्मय मंडल और किरण खान, इन्हें पकड़ा गया है। इनके पास से करोड़ों की नकदी और साथ में जेवरात पकड़े गए हैं। 1.25 करोड़ की नकदी मिली है, 2 करोड़ 60 लाख के इनके पास जेवर मिले हैं और 28 लाख करीब का टका यानी कि बांग्लादेशी पैसा भी मिला है। और इसके अलावा एक और व्यापारी को पकड़ा गया है जिसके पास करीब 1 करोड़ की नकदी मिली है उसके पास। और ये जो है चिन्मय और किरण खान, ये इन लोगों के संबंध पाए गए हैं कोयला तस्कर लाला, जिसका नाम है अनूप माझी, भी नाम है उसका। और उसका इस अनूप माझी का नाम इस मामले में भी आ रहा है, आईपैक के मामले में भी। अनूप माझी जो है कोयला तस्कर है। ईस्टर्न कोल फील्ड्स के जो पट्टे वाले इलाके हैं वहां से कोयला तस्करी की जाती है, अवैध खनन होता है। और इस मामले में वहां के थाने में जो पुलिसकर्मी है कुछ उनकी मिलीभगत है, फॉरेस्ट अधिकारी है उनकी मिलीभगत है, ये पाई गई है। और इसी आदमी का नाम हवाला पैसे के जरिए आईपैक तक पहुंचाना, आईपैक से गोवा तक पहुंचाने का नाम भी आ रहा है। तो छापेमारी अलग जगह हो रही है, लेकिन जो कोयले का पैसा है, जो तस्करी का पैसा है, वो कहां कहां इस्तेमाल हुआ है और उसमें कैसे राजनीतिक पार्टियों के नाम भी है, नेताओं के नाम है और कहां आईपैक भी जोड़ रहा है, ये सब अब सबके सामने है। यहाँ तक कि ईडी को सबूत मिले हैं कि ये जो पैसा है वो हवाला के जरिए दुबई और बांग्लादेश भी गया। बांग्लादेश में, दुबई में ये कारोबार में इस्तेमाल हुआ है या प्रॉपर्टी खरीदने में इस्तेमाल हुआ है और इसके सबूत मिले हैं। और पूरा किस तरह से पैसा कमाया जाता था, देखिए ये भी ईडी ने बताया है कि कैसे वहां पर 1 टन के लिए 1000 रुपए गुंडा टैक्स लगता था। 1 टन अवैध कोयला, अवैध तरीके से खनन किया गया कोयला, उस पर गुंडा टैक्स लगेगा 1000 रुपए। अब समझिए कि एक ट्रक में जा रहा है 40 टन कोयला, तो यानी कि हो गए एक ट्रक से 40,000 रुपए। एक दिन में जा रही हैं 300 लॉरियां जा रही हैं, तो ये आपका बन जाएगा 1 करोड़ 20 लाख रुपए इनके हर दिन बन रहे थे, गुंडा टैक्स में जा रहे थे हर दिन। और ये काम 2023 से चल रहा था और अप्रैल मई 2025 तक चलता रहा। तो कितना करोड़ों रुपया इसमें इकट्ठा हुआ है और ये हवाला कारोबार के जरिए इधर उधर इस्तेमाल हुआ है। इस पूरे मामले में सामने आया है 2700 करोड़ रुपए विदेश भेजे गए हैं। यानी कि देखिए, विदेश भेज के फिर उन्हें हवाला के जरिए भेजना, फिर कहीं व्हाइट मनी कर दो, फिर व्हाइट मनी को इधर भेजना, ये पूरा कारोबार चलता है।
आपने ये अलग हुआ कि खनन किया, खनन से अलग अलग फैक्ट्रियों में पहुंचाया और उससे जो पैसा आया उसको किस तरह से आपने सिस्टम से छुपा कर इस्तेमाल किया। यहाँ जो सीबीआई इसमें जांच कर रही है, सीबीआई जांच करती है कैसे खनन हुआ और किस तरह से पैसा बनाया गया, लेकिन ईडी जांच करती है कैसे पैसे को छुपाया गया, हवाला के जरिए छुपाया, कहीं इन्वेस्ट करके छुपाया, व्हाइट मनी बनाया, ये सब जांच जो है ईडी करती है। तो दोनों ही इस मामले में लगे हुए हैं और छापेमारी चल रही है, करोड़ों करोड़ रुपया यहाँ से निकल रहा है। अभी तक तो ये बताया जा रहा है कि 300 करोड़ से ज्यादा की जब्ती, संपत्ति की जब्ती कर चुकी है ईडी। तो बंगाल और झारखंड का ये नेक्सस है और इसको, इस पूरे रैकेट को, कोयला तस्करी के इस रैकेट को के पीछे ईडी पड़ी हुई है और इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और यही मामले हैं, इसी से पैसा है जो कि आईपैक और प्रतीक जैन पर छापेमारी हुई थी। आईपैक के दिल्ली के दफ्तर में भी छापेमारी हुई थी। तो ये कोई जांच रुकी नहीं है और जांच के तार इनसे जुड़ने ही है। कल को इनको भी समझ जाएगा ही और इस पर विचार भी हो रहा है कि एक बार सारी चीजें इकट्ठी करके फिर इनको बुलाया जाए, क्योंकि ऐसे आधा अधूरा बुलाने में तो ये लोग ठीक से जवाब देते नहीं है। ये तो पहले वकीलों से भी बात करके आए होते हैं। तो ईडी भी अपनी चीजें पुख्ता कर लेना चाहती है। फिर जो कोर्ट में हुआ है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा उससे ममता बनर्जी जो दस्तावेज उठाकर ले गई है वो उन्हें वापस भी देने पड़ेंगे, उसके आधार पर भी कुछ जांच होगी। तो यहाँ ईडी पूरी तरह से सक्रिय है, ईसी पूरी तरह से सक्रिय है और ममता बनर्जी दोनों से झगड़ा मोल लेकर अब बीच में फंसी हुई है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।